नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक और बहुत ही डरावना और भयानक हादसा लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अपने कानों में ईयरफोन्स को अच्छे से ठूंस लीजिए और अपने आप को अकेला कर लीजिए ताकि इस पूरी स्टोरी का मजा आप पूरे आनंद के साथ ले सके। साथियों, आज की स्टोरी राजस्थान के रहने वाले एक परिवार की है। कई बार हम जोश भरी जवानी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें और हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। हम सोचते हैं कि इस कांड को करने के बाद हम पुलिस से तो बच गए और किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन ईश्वर का न्याय घूम फिर की कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। आज नहीं तो आने वाले कुछ समय के बाद आपने जवानी में जो गलत काम किए थे उसका बदला आपको चुकाना होता है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने जवानी के जोश में एक बहुत ही जघन्य और शर्मसार करने अपराध कर दिया था और बाद में उसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ा। उसने इस हादसे में अपने पिता को खोया और यहां तक कि उसकी पत्नी ने बहुत ही भयानक दर्द झेला और बाद में ये पूरी स्टोरी उसकी पत्नी ने ही हमारे साथ शेयर की है, जिनका नाम है बबीता। बबीता ने हमें बताया कि उसके पति की किए हुए पापों की सजा उसको और उसके ससुर को भुगतनी पड़ी। तो साथियों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो उस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे जिससे मैं आखिर में लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी कहानी पहुंच सके। तो चलिए, अब इस कहानी को आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। कुंभलगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लाल बहादुर शास्त्री सुपरफास्ट आकर रुकती है। रात के 12 बज रहे होते हैं। गिनी चुनी सवारियां ही इस ट्रेन में चढ़ती हैं। बोगी नंबर 34 में एक नवविवाहित जोड़ा चढ़ता है। लाल साड़ी में सजी बबीता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुरेश और बबीता को अपनी सीट पर एक आदमी सोया हुआ मिलता है। वो जोर जोर से खर्राटे भर रहा होता है। सुरेश उसे झकझोरता है, उठिए, ये हमारी सीट है। पर उस आदमी पर झकझोरने का कोई असर नहीं होता। वो जोर जोर से खर्राटे भरता ही रहता है। फिर सुरेश झकझोरने के साथ उसके कान में जोर से चिल्लाता है, ये हमारी सीट है, उठिए यहां से, आप कहीं और जाकर खर्राटे भरिए। ऐसे चिल्लाने से वो आदमी जाग जाता है। वह सुरेश और बबीता को घूर कर देखता है। वो आदमी बहुत डरावना था। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे और रंग भैंसे जैसा था। वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर जैसे ही छर्रर्रर की आवाज के साथ अंगड़ाई लेता है। सुरेश और बबीता दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह के करीब 8 बजे दोनों को होश आता है, पर वहां उन दोनों को वो आदमी दिखाई नहीं देता। फिर दोनों अपना वो सफर डरते डरते पूरा करते हैं। घर आकर भी बबीता डरी डरी सी रहती है। अब अक्सर उसे एक अजीब एहसास होता रहता है, जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है या उसके बदन पर कोई चीज रेंग रही है, जैसे कोई अपनी उंगलियां फिरा रहा हो। उसने कई बार सुरेश से कहा कि मुझे अभी तक वो ट्रेन वाला भूत दिखता है, तो सुरेश उसे उसका वहम कहकर टाल देता है, क्योंकि वो भूत अब सुरेश को नहीं दिखता था, न उसे कोई अजीब एहसास सा होता था। रात के 12 बजते ही बबीता उठकर बैठ गई, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया हो। उठो बबीता, उठो। जैसे ही बबीता उठकर बैठती है, उसे एक अजीब सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई महसूस होती है। वो डर के मारे सुरेश को झकझोर कर उठाती है। सुरेश, देखो, कोई कमरे में है जिसने मुझे झकझोर कर उठाया। ये कैसी अजीब सी खुशबू हमारे कमरे में फैली है। सुरेश बबीता के इस तरह झकझोरने से चौंक कर उठ बैठता है और कहता है, क्या हुआ बबीता, क्या हुआ? बबीता पसीने से भीगी हुई उससे बिना कुछ कहे कांपती हुई उसके सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। बबीता डरते डरते उंगली से इशारा करके बताती है, वहां पर्दे के पीछे वही ट्रेन वाला भूत है जिसने अपनी पूरी गर्दन चर्रर्रर की आवाज से मोड़ी थी और दोनों बेहोश हो गए थे। सुरेश कमरे की लाइट जलाकर पर्दे के पीछे देखता है, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखता।
न कोई अजीब सा एहसास होता है, न कोई अजीब सी खुशबू आती है। वो उसे बबीता का वहम समझकर बबीता को सीने से चिपकाकर सुला लेता है। दूसरे दिन फिर रात के 12 बजते ही बबीता चौंक कर उठ बैठती है। उसे वही अजीब सा एहसास होता है, कमरे में कोई मौजूद लगता है, अजीब सी खुशबू आती है। बबीता फिर पसीने में नहाई कांपती हुई सुरेश को उठाती है। सुरेश उठकर लाइट जलाकर उसे तसल्ली देता है कि यहाँ कमरे में उन दोनों सिवा और कोई नहीं है, और बबीता को सीने से लगा सुला लेता है। अब तीसरे दिन बबीता को कोई अजीब सा एहसास नहीं होता ना। वो रात के 12 बजे उठती है। इससे बबीता सुबह बहुत फ्रेश फील करती है और सुरेश से कहती है, हाँ आप सही कह रहे थे, सब मेरे मन का वहम था। कल रात मुझे कोई अजीब सा एहसास नहीं हुआ ना, वो अजीब सी खुशबू आई, न मेरी नींद खुली। सुरेश उसे खुद की तरफ खींचकर कहता है, तुम्हारे पास मैं किसी को आने दूंगा तब न पगली, मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। भूत तो क्या, भूत का बाप भी नहीं। थोड़ी देर यूं ही पास खड़े रहने के बाद उसे कहता है, आज ऑफिस जाने देने का इरादा है कि नहीं? बबीता शर्मा कर कहती है, चलो हटो, हर वक्त शरारत सूझती रहती है, अब जाओ ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाओगे। सुरेश मुस्कुराकर कहता है, जाता हूं बाबा, पहले तो खुद ही जाने नहीं देती, अब खुद ही भगा रही है। बबीता मुस्कुराकर बाएं बोल सुरेश के जाने के लिए गेट खोल देती है। थोड़ी देर बाद बबीता को एहसास होता है कि कोई उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है और उसके बालों को सहला रहा है। फिर वही अजीब सी खुशबू उसे अपने आसपास महसूस होने लगती है। बबीता, बबीता, बबीता कहते वो अजीब सी खुशबू बबीता से लिपट जाती है। बबीता उस खुशबू की तरफ खींची चली जाती है। सुध बुध खोई बबीता को कुछ पता ही नहीं चलता यह क्या हो रहा है। वह साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसे उस खुशबू की तरफ खींची चली जाती है। दोपहर 2 बजे के करीब घर की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। घंटी बजते ही बबीता को वह खुशबू छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही बबीता को अपना पूरा बदन टूटा टूटा सा लगने लगता है। बबीता जैसे तैसे घर का गेट खोलती है तो सामने सुरेश को खड़ा पाती है। बबीता ने कहा, अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुरेश कहता है, घर के अंदर भी आने दो यार, घर के बाहर ही सारे सवाल करोगी क्या तुम? बबीता थोड़ा पीछे हटती है तो सुरेश घर के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद रुआंसी सी बबीता सुरेश से कहती है, सुरेश, वो अजीब सी खुशबू मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर पहले उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था, मेरा सारा बदन टूट रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। सुरेश ने कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? कोई खुशबू कैसे किसी को पकड़ सकती है? और मेरे अलावा कौन पकड़ेगा तुम्हें? अपनी बीवी को सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूं, कोई दूसरा देखें भी तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। अब जाओ जल्दी से चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। उदास बबीता सुरेश की बातें सुन कुछ नहीं बोल पाती। वो चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रसोई में जाते ही बबीता को ऐसा लगता है फिर किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो और वो कशमशा रही हो। सुरेश के चाय पीने के बाद बबीता सुरेश को सारी बात बताती है। सुरेश उस पर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सपना देख रही थी, कोई भूत भूत नहीं है यार, खुद भी डरती है और मुझे भी डराती रहती हो। सुरेश उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता है। रात के करीब 12 बजे बबीता फिर पसीने से लथपथ उठकर बैठ जाती है और सुरेश से कहती है, सुरेश उठो उठो। सुरेश देखो, कोई है पर्दे के पीछे। सुरेश खींच कर कहता है, अरे यार कोई नहीं है, सो जाओ और सोने दो। सुबह सुरेश के ऑफिस जाने के बाद फिर वही खुशबू बबीता को अपनी तरफ खींच लेती है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके होठों पर अपने होंठ रख रहा है और उसकी कमर पकड़कर खुद की तरफ खींच रहा है, बालों को सहला रहा है। अब ये रोज का क्रम बन जाता है। सुरेश के जाते ही वो खुशबू बबीता से आकर लिपट जाती है और बबीता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। सुरेश उसकी इस तरह की किसी बात पर यकीन भी नहीं करता है क्योंकि उसे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। एक दिन रात के 3 बजे उठकर बबीता पास की काली पहाड़ी पर चली जाती है। काली पहाड़ी के आसपास घना जंगल और खूंखार जानवर रहते थे। रात के 3 बजे काली पहाड़ी का दृश्य बहुत खतरनाक था।
भयानक अंधेरा, बेतरतीब फैले बड़े बड़े पेड़ और उस पर उल्टे लटके छी छी करते चमगादड़ बहुत डरावने होते हैं। जहां तहां खड़े चींटियों के महल, मकड़ी के जाले, चूहे और सांप के बड़े बड़े बिल और उसमें से रात को आती फुफकारने की आवाज सुनकर तो छोटे मोटे जानवर तक डर कर छिपे रहते थे। उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी और अंधेरे में ये शिकारी शेर कब किसी पर हमला कर दे कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन बबीता नींद में उठकर इस काली पहाड़ी पर आ जाती है जैसे उसे कोई पकड़ कर ले आया हो। चलते चलते बबीता एक गुफा में प्रवेश करती है। उस अंधेरी भयानक गुफा में हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, सांप और चमगादड़ लटके हुए थे। लेकिन बबीता उन जालों को चीरती हुई अंदर चली जाती है। उस गुफा में कई कंकाल भी लटके हुए थे और उन कंकालों के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बीड़ी पीकर धुआं निगलता जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी भी बहुत डरावना था। उसके बाल चिड़िया के घोंसले जैसे थे, आगे के 4 दांत बहुत बड़े और नुकीले थे, आंखें लाल लाल मोटी पत्थरीली सी और बाहर निकली हुई थी। उसका रंग भैंसे जैसा और गाल पिचके हुए थे। वो बबीता से कहता है, आओ बबीता, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारा प्रेमी हीरा हूं। नींद में चलती चलती बबीता उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो बूढ़ा बीड़ी खत्म कर बबीता से लिपट जाता है और कहता है, बबीता तुम आ गई। बबीता बबीता करता हुआ वो उसकी ओर आता है। अचानक बबीता पर कुछ पानी की बूंदें गिरती है जो गुफा में ऊपर से रिस रही थी, क्योंकि अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें गिरने से बबीता होश में आ जाती है और खुद को वहां देखकर डर कर चीखते हुए बेहोश हो जाती है। लेकिन बबीता सुबह खुद को अपने बेड पर ही पाती है और उसे कुछ याद भी नहीं होता है। सुरेश के ऑफिस जाने के बाद फिर वही अजीब सी खुशबू बबीता से आकर लिपट जाती है। अब बबीता के समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। रात की बात उसे याद नहीं आती और सुबह सामने कुछ दिखता नहीं, बस एक अजीब सी खुशबू उससे लिपटती प्रतीत होती है। बबीता फोन पर अपनी ये समस्या अपनी माँ को बताती है कि रोज सुरेश के ऑफिस जाने के बाद एक अजीब सी खुशबू उससे आकर लिपट जाती है, जैसे वो खुशबू उसके शरीर के साथ कुछ गलत कर रही हो। सुरेश के आने पर वो खुशबू उसे छोड़कर चली जाती है और रात में भी उसे बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे वो कहीं जाकर आई हो, पर उसे रात की कोई बात याद नहीं होती है। अगले दिन फिर रात 2 बजे नींद में उठकर बबीता दरवाजा खोल फिर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। सुरेश नींद के आगोश में समाया रहता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि बबीता कब नींद में उठकर दरवाजा खोल घर के बाहर चली गई है। रात के अंधेरे में बबीता किसी प्रकाश की भांति अंधकार को चीरती हुई काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। नंगे पैर वो उस पहाड़ी के आसपास फैले जंगल में प्रवेश करती है। उसके पैरों के नीचे कई छोटे मोटे जीव कुचले जा रहे थे, पर वो नाक की सीध में बेसुध चली जा रही थी। एक चमगादड़ उड़ता हुआ उसके चेहरे पर आकर चिपक जाता है तो वो उसको अपने हाथ से उठाकर ऐसे फेंकती है जैसे उसने किसी मच्छर या मक्खी को चेहरे पर से हटाया हो। मकड़ी के जालों और चींटियों के गुंबद के बीच से वो ऐसे निकल रही थी जैसे कोई रोशनी किसी गुफा को चीरती हुई गुफा से बाहर निकल जाती है। सामने आते घने पेड़ की सूखी टहनियों को वो ऐसे मरोड़कर फेंकती है जैसे किसी की गर्दन मरोड़कर फेंक रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैली थी। थोड़ी देर ऐसे ही चलते रहने के बाद वो उस गुफा में प्रवेश करती है जहां वो नर पिशाच बूढ़ा उसका इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े पिशाच के एक हाथ में बीड़ी सुलग रही थी और एक हाथ से वो एक खोपड़ी में भरा रक्त पी रहा था। आधा रक्त उसकी झूलती चमड़ी पर गिर रहा था और आधा रक्त उसके मोटे भद्दे होठों से उसके लटकते पेट में जा रहा था। उसके आगे के 4 नुकीले दांत अट्टहास कर रहे थे। वो बबीता को देखते ही चिल्लाता है, ओ मेरी प्रेमिका, तुम आ गई, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बबीता भी बेसुध दौड़ती हुई उसकी ओर जाती है। वो नर पिशाच बूढ़ा भी उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। उस बूढ़े पिशाच की झूलती चमड़ी पर गिरे खून से बबीता की साड़ी सन जाती है। वह उसके हाथ से उसके हाथों पर भी खून लग जाता है। इतने में फिर कुछ पानी की बूंदें बबीता के ऊपर गिरती हैं तो बबीता उस बूढ़े पिशाच को देख
चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। घना जंगल होने से उस काली पहाड़ी पर कभी भी बारिश शुरू हो जाती थी और बारिश होने से वो जंगल और भयावह हो जाता था और वो काली पहाड़ी उस पिशाच की तरह और डरावनी हो जाती थी। बेहोश बबीता को वो बूढ़ा पिशाच अपने कंधे पर डालकर उस गुफा से बाहर निकलता है। तेज बारिश की वजह से बबीता की खून से सनी साड़ी धुल जाती है और उसके चेहरे पर लगा खून भी साफ हो जाता है। बबीता को उस तेज बारिश में भी होश नहीं आता। उसे उस बूढ़े पिशाच को देख ऐसा शौक लगा था कि वो उस तेज बारिश में भी अचेत थी और बड़बड़ा रही थी, सुरेश मुझे बचाओ सुरेश, ये भूत मुझे खा जाएगा सुरेश। वो बूढ़ा पिशाच उसे कंधे पर डालकर चला जा रहा था। चलते चलते वो बबीता के घर पहुंच जाता है और बबीता को उसके बेड पर पटक देता है। अब सुबह के 6 बज रहे थे तो सुरेश उठ जाता है और बबीता को उठाता है। सुरेश बोलता है, आज उठना नहीं है क्या तुम्हें? बबीता बोली, उठ रही हूं बाबा। पर बबीता को ऐसा फील होता है कि वो बहुत थकी हुई है, पूरी रात सोई नहीं है। लेकिन बबीता को रात की कोई बात याद नहीं होती, वो सुबह होते ही सब भूल जाती है। दूसरे दिन रात को 2 बजे बबीता को फिर एक आवाज सुनाई देती है, बबीता जल्दी आओ मेरे पास, बबीता। बबीता फिर दरवाजा खोलकर उस काली पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। रात के अंधेरे को प्रकाश की भांति चीरती हुई बिना डरे वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना डरे चली जाती है। इधर अचानक सुरेश की नींद खुल जाती है। उसे बेड पर बबीता नहीं दिखती तो उसे लगता है कि बबीता बाथरूम गई होगी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो बाथरूम के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है तो वहां से कोई आवाज नहीं आती। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां उसे बबीता नहीं दिखती। कमरे का दरवाजा भी उसे अंदर से बंद मिलता है। ये देख वो घबरा जाता है। आखिर बंद कमरे से बबीता गई तो गई कहां? वो कमरे से बाहर निकल गार्डन में आ जाता है और यहां वहां चहलकदमी करने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बबीता गई तो गई कहां ऐसे आधी रात को। इधर बबीता फिर उस जंगल में प्रवेश करते ही किसी पिशाचनी सा व्यवहार करने लग जाती है। उसके नंगे पैरों के नीचे छोटे मोटे जीव कुचले जाने लगते हैं। चमगादड़ उड़ते हुए उसके चेहरे पर चिपकते हैं तो वो उनको किसी मच्छर या मक्खी की तरह उठाकर फेंक देती है तो किसी को मसल देती है। चूहे और सांप उसके पैरों की आहट से अपने बिलों में दुबक जाते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी सूखे हरे पेड़ों की टहनियों को मरोड़कर फेंकने लग जाती है जैसे किसी की गर्दन मरोड़कर फेंक रही हो। एक अजीब सी मुस्कान उसके होंठों से कानों तक फैली होती है। ऐसे ही चलते रहने के करीब 10 मिनट बाद वो उस गुफा में प्रवेश करती है जहां वो बूढ़ा पिशाच उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़ा पिशाच उसे देखते ही बीड़ी पीता हुआ चिल्लाता है, ओ मेरी प्रेमिका तुम आ गई, मेरी प्रेमिका बबीता तुम आ गई। बबीता भी भागती हुई जाकर उस बूढ़े नरपिशाच ले गले लग जाती है। वो बूढ़ा नरपिशाच उसे बाहों में भर लेता है। वो बूढ़ा पिशाच बबीता वो वही गंदी सी जगह पर लिटा देता है और खुद उस पर सवार हो जाता है। बेसुध बबीता अब पूरी तरह से उस बूढ़े पिशाच के आगोश में होती है। वो बूढ़ा पिशाच हैवानों की तरह उसे नोचता है, अपने दांतों से उसे काटता है, अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसकी पीठ पर अपना नाम लिख देता है। अपनी हवस पूरी कर वह पूरी तरह से बबीता को अपने चंगुल में ले लेता है। कहते हैं जब कोई पिशाच किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर लेता है तो वो पूरी तरह से उस पर शासन करने लग जाता है। अब वो जब चाहे उसकी देह में प्रवेश कर सकता है, जब चाहे उसकी देह को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये देह अब उसका घर होता है जिसमें वो राज्य कर सकता है। वो बूढ़ा पिशाच अपनी भूख शांत कर बेसुध बबीता को कंधे पर डाल अट्टहास करता हुआ गुफा से निकल जंगल में चल पड़ता है। वो उसे उसके घर ले जाता है और बेड पर पटक देता है। परेशान सुरेश जब अंदर आता है तो बबीता को बेड पर देख आश्चर्यचकित होता है। ये यहाँ बेड पर कैसे आ गई? पहले तो बेड क्या, वो पूरे घर में उसे ढूंढ चुका था। बबीता कहीं नहीं थी। बबीता बंद दरवाजे से गायब थी। अब ये यहाँ कैसे आ गई? वो सोचने लग जाता है। परेशान सुरेश झकझोर कर बबीता को उठता है। बबीता
कहाँ गई थी तुम आधी रात को, और ये दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? बबीता बोलो, बोलो बबीता। पर बबीता बेसुध सोई थी। उस पर सुरेश के झकझोरने का कोई असर नहीं हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद सुरेश उसे फिर झकझोरता है तो बबीता उठकर बैठ जाती है और सुरेश की तरफ लाल आंखों से घूरती हुई कहती है, तूने मुझे धोखे से मारा था ना, अब तू इसे हाथ लगाकर बता। ये सिर्फ मेरी है, अब ये और किसी की नहीं हो सकती, समझा तू? सुरेश बबीता के ऐसे देखने और उसके इस तरह डरावनी मर्दाना आवाज में बोलने से डरकर कमरे से भागकर बाहर आ जाता है और अपने घर पर फोन करता है। उसकी मां उसका फोन उठाती है। सुरेश घबराता हुआ मां से कहता है, बबीता के अंदर भूत है, वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही है, वो भी मर्दाना आवाज में। उसकी मां कहती है, क्या बक रहा है तू? कोई भूत वूत नहीं होता, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बहू के बारे में। खबरदार जो मेरी बहू को भूत कहा तो। सुरेश ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मां, तुम्हें यकीन नहीं तो खुद आकर देख लो उसे। आधी रात को बंद दरवाजे से वो गायब हो जाती है, फिर खुद ही आ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है मां, मैं अब यहां एक पल इसके साथ नहीं रह सकता। मां, ये वही बोगी वाला भूत है जरूर? हाँ जरूर, ये वही वाला भूत है, मां ने कहा। बोगी वाला भूत? अरे ये कौन सा बोगी वाला भूत है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोले जा रहा है तू? सुरेश ने कहा, तुम यहां जल्दी से आ जाओ मां, वरना ये भूत मुझे मार डालेगा। मां, ये बबीता भूत बन गई है, मां ने कहा। क्या बके जा रहा है तू? तू वहीं रुक, मैं कल सुबह की गाड़ी से तेरे बाबूजी के साथ आ रही हूं। सुरेश ने कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता मां, तुम आ जाओ बस जल्दी से, तब तक मैं अपने दोस्त के यहां जा रहा हूं। दूसरे दिन सुबह सुरेश की मां और उसके बाबूजी उसके घर आ जाते हैं, लेकिन सुरेश उनको घर पर नहीं मिलता। इधर बबीता अपने सास ससुर के आते ही नॉर्मल हो जाती है। सुरेश के बाबूजी सुरेश को फोन करते हैं, कहाँ गायब है तू? बाबूजी की कड़क आवाज में एक नॉर्मल सी गाली सुन सुरेश दौड़ा दौड़ा घर आ जाता है। घर आकर वो मां बाबूजी के चरण स्पर्श करता है। इतने में देखता है कि बबीता सिर पर पल्लू रखे चाय का ट्रे लेकर आ रही है। वो बबीता को देखते ही अपनी मां के पीछे छिपने लग जाता है और डरते डरते कहता है, मां मां, ये बबीता नहीं है, ये भूत है। मां ने कहा, क्या बक रहा है तू? ये भूत नहीं, मेरी बहू बबीता है, समझा तू? इतने में बबीता चाय का कप सुरेश की ओर बढ़ाती है। सुरेश मां बाबूजी के डर से डरता डरता कांपते हाथों से बबीता के हाथ से चाय का कप ले लेता है। जैसे ही वो चाय की एक सिप लेता है, चाय उसे बहुत कड़वी जहर सी लगती है। वो जल्दी से अपनी मां से कहता है, मां, तुम ये चाय मत पीना, बहुत कड़वी जहर है ये चाय। मां ने कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? मां चाय का घूंट भरती हुई कहती है, ये देख चाय बहुत मीठी और टेस्टी बनी है। तुझे हुआ क्या है जो बिना बात बहू के पीछे पड़ा हुआ है? कभी उसे भूत कहता है तो कभी उसकी बनाई चाय को कड़वी जहर बोल रहा है। सारा दिन सुरेश अपनी मां से चिपका रहता है, ऑफिस भी नहीं जाता। रात को खाने की टेबल पर बबीता सभी को खाना परोस रही होती है तो वो जानबूझकर सुरेश पर दाल गिरा देती है। जैसे ही सुरेश शर्ट पर गिरी दाल धोने बाथरूम में जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है और सुरेश से कहती है, ये आपको हुआ क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो आप मुझसे ऐसे दूर दूर है? आप शर्ट खोलकर मुझे दे दीजिए, मैं शर्ट धो देती हूँ। बबीता को अपने करीब खड़ा और बोलता देख सुरेश डर कर सर पर पैर रखकर भागकर वापस खाने की टेबल पर आकर बैठ जाता है। बबीता को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। रात के 2 बजते ही बबीता उठकर कमरे का दरवाजा खोल उस पहाड़ी की ओर चल पड़ती है। जंगल में प्रवेश करते ही वो फिर किसी पिशाचनी सा व्यवहार करने लग जाती है। उसका बंधा जुड़ा खुद ही खुल जाता है, उसका आंचल हवा में उड़ने लग जाता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होठों से कानों तक फैल जाती है। वो अपने नंगे पैरों के नीचे छोटे मोटे जीवों को कुचलते हुए गुफा की तरफ बढ़ने लग जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा भयावह हो जाती है। उल्टे लटके छी छी करते चमगादड़ों को देखते ही उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है।
वो उनको मच्छर की भांति पकड़कर मसलकर उनका खून पीती हुई आगे बढ़ने लग जाती है। उसके गुफा में प्रवेश करते ही वो बूढ़ा नरपिशाच बीड़ी पीता हुआ उसे आवाज लगाने लग जाता है, बबीता, बबीता, मेरी प्रेमिका, तुम आ गई, तुम आ गई। बबीता दौड़कर उसके पास चली जाती है। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा पिशाच उसे वहीं उस गंदी सी जगह पर लिटा देता है और खुद उस पर सवार हो लग जाता है। अब दोनों किसी हवसी से हो जाते हैं। बूढ़ा पिशाच उसकी पीठ में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ाकर अपनी हवस पूरी करता है। लगभग आधे घंटे बाद बूढ़ा पिशाच अट्टहास करता हुआ बबीता को अपने कंधे पर डालकर चल पड़ता है। उसके अट्टहास से गुफा में पत्थर गिरने लग जाते हैं। पत्थर गिरने से सांप, बिच्छू, चमगादड़ और छोटे मोटे जीव उन पत्थरों में दबकर तरह तरह की आवाजें निकालने लग जाते हैं। गुफा का दृश्य अत्यधिक भयानक हो जाता है। इधर सोफे पर सोया हुआ सुरेश बबीता को आधी रात को दरवाजा खोलकर जाता हुआ देख लेता है तो अपनी माँ और बाबूजी को उठाकर कहता है, माँ, बबीता आधी रात को कहीं चली गई है। माँ ने कहा, क्या बक रहा है तू, देख बाथरूम में गई होगी। सुरेश ने कहा, नहीं माँ, मैंने खुद अपनी इन आंखों से उसे घर के बाहर जाते देखा है। ये सुन उसकी माँ बबीता को पूरे घर में ढूंढती है पर बबीता उन्हें कहीं नहीं मिलती। लेकिन सुबह के 6 बजे बबीता अपने बेड पर कसमशा रही होती है। उसके मुख पर एक अजीब सी हंसी तैर रही होती है। सुरेश अपनी माँ से कहता है, अब तो मुझ पर यकीन कर लो माँ, ये भूत है, देखो इसे कैसे कसमशा रही है। सुरेश की माँ अपनी बहू के पास जाकर उसे छू कर देखती है तो बबीता अपनी सांस को घूर कर देखती है और अपनी गर्दन चर्रर्रर्र की आवाज से मोड़कर मर्दाना आवाज में कहती है, कौन है तू। सुरेश अपनी माँ को पकड़कर इधर लाता है तो बबीता उसे एक जोरदार लात मार देती है और सुरेश के बाबूजी से कहती है, तू भी मिला हुआ था ना तेरे बेटे के साथ, जब इसने और इसके उन कमीने दोस्तों ने मिलकर मुझे चाकुओं से गोंद गोंद कर मारा था। और फिर बबीता चर्रर्रर्रर की आवाज के साथ अपनी पूरी गर्दन मोड़ लेती है। ये देख सुनकर तीनों गिरते पड़ते भागकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और उसका कमर बंद कर एक तांत्रिक के यहाँ चले आते हैं। तांत्रिक अघोरानंद के यहाँ तीनों गिरते पड़ते पहुंचते हैं। वो तांत्रिक सुरेश की माँ के मायके वालों का जान पहचान वाला था, इसलिए वो उन तीनों को भी जानता था। सुरेश की माँ उनसे कहती है, महाराज हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए महाराज, मेरी बहू एक भूतनी है महाराज। तांत्रिक अघोरानंद मृगछाल पर आंखें बंद किए एक भीषण काली प्रतिमा के सामने बैठा था। काली प्रतिमा पर नरमुंडों की माला सुशोभित थी। प्रतिमा के सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। पास में ढेर सारे नर कंकाल पड़े थे। उन नर कंकालों में पूजन सामग्री भरी थी। एक मोटा लट्ठा अगरबत्ती का जल रहा था। एक बड़ा घी से भरा दीपक जल रहा था। अगरबत्ती की सुगंध धुएं के साथ चारों दिशाओं में फैल रही थी। अघोरानंद के गले में एक मोटी हड्डियों की माला पड़ी थी। उसके पूरे बदन पर राख लिपटी थी। माथे पर चंदन से त्रिशूल बना था। उसने एक हाथ में एक रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई थी और बदन पर वस्त्रों के नाम पर सिर्फ एक केसरिया लंगोट पहन रखा था। उसके मुख पर एक अजीब सा तेज था। वो आंखें बंद कर कोई मंत्र जप कर रहा था। सुरेश की मां के आने की सूचना अघोरानंद को उसका एक शिष्य उसके कान में जाकर देता है। सूचना पाते ही वो अपनी आंखें खोलकर उन तीनों की तरफ देखता है। सुरेश की मां फिर बोलती है, महाराज हमें बचा लीजिए, महाराज मेरी बहू एक भूतनी है, वो हम तीनों को मार डालेगी महाराज। अघोरानंद ने कहा, भूतनी? सुरेश की मां बोली, हाँ महाराज वो एक भूतनी है। अघोरानंद बोला, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? सुरेश की मां बोली, बबीता महाराज। अघोरानंद बबीता का नाम सुनकर मुट्ठी में कोई चीज लेकर आंखें बंद कर कोई मंत्र बुदबुदाने लग जाता है। करीब 5 मिनट बाद आंखें खोल वो चीज हवन कुंड में डाल देता है। उस चीज के हवन कुंड में डालते ही हवन कुंड की अग्नि भभक जाती है और तेज होने लगती है। अघोरानंद उस अग्नि को ध्यान से देखने लग जाता है। तेज उठती अग्नि की लपटों से वहां बैठे उन तीनों के चेहरे जलने लग जाते हैं। चेहरे पर जलन होने से वो तीनों हवन कुंड से खिसक कर दूर हो जाते हैं।
अब अघोरानंद एक लंबी सांस भरकर गंभीर मुद्रा में कुछ सोचता हुआ बोलता है, तुम्हारी बहू एक पिशाच के बस में है। वो पिशाच अब जो चाहे तुम्हारी बहू से करवा सकता है। उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर उसे मार भी सकता है। तुम्हारी बहू के ही हाथों तुम तीनों को भी मरवा सकता है। ये सुन तीनों कांपने लग जाते हैं और घबराते घबराते कहते हैं, अब हम कहाँ जाएं? क्या करें महाराज? महाराज हमें बचा लीजिए महाराज। अघोरानंद कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारी बहू दिन में तो गायब नहीं होती ना? या दिन में कोई ऊंट पटांग हरकत तो नहीं करती ना? तब सुरेश कहता है, नहीं महाराज, दिन में तो सब काम ठीक से करती है, पर सुबह 8 बजे तक वो पलंग पर कसमसाती रहती है। उस दौरान कोई उसे छेड़ दे तो अपने बाल बिखेर कर मर्दाना आवाज में हमें जान से मारने की धमकी देने लगती है। अघोरानंद ने कहा, दिन में 8 बजे तक, पर पिशाच सूर्य की रोशनी यानी दिन में कोई काम नहीं करते। वो सूर्य निकलते ही अंधे हो जाते हैं, उनका शरीर निढाल हो जाता है। अघोरानंद फिर मुट्ठी में कोई चीज दबा आंखें बंद कर कोई मंत्र बुदबुदाने लग जाता है। करीब 10 मिनट मंत्र बुदबुदाने के बाद वो मुट्ठी में बंद चीज हवन कुंड में डाल देता है। हवन कुंड में वो चीज डालते ही कुंड की अग्नि भभक जाती है। फिर अग्नि की लपटें उन तीनों के चेहरे जलाने लग जाती है। वो तीनों कुंड से और कुछ दूर खिसक जाते हैं। अब अघोरानंद गंभीर मुद्रा में चिंतित स्वर में कहता है, तुम तीनों की जान को बहुत खतरा है। अब तुम तीनों कहीं भी चले जाओ, वो दोनों तुम्हें मार कर रहेंगे। सुरेश की मां कहती है, दोनों? कौन दोनों महाराज? ये आप क्या बोल रहे हैं? हम तीनों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अघोरानंद अब क्रोध में कहता है, बिगाड़ा? किया तो तुम तीनों ने बहुत कुछ होगा। कोई पिशाच और भूत यूं ही किसी के पीछे नहीं पड़ता। सुरेश की मां बोली, भूत? अघोरानंद ने कहा, हां भूत। तुम्हारी बहू एक नहीं 2 आत्माओं के बस में है, एक पिशाच और एक भूत। होते दोनों एक से ही है, पर पिशाच दिन में सूर्य की रोशनी में सामने नहीं आते, वहीं भूत दिन में भी आ सकते हैं, पर वो पिशाचों के सामने नहीं आते, उनके पीछे से आते हैं। अघोरानंद सुरेश से पूछता है, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? सुरेश कहता है, साल भर भी नहीं हुआ महाराज। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। पहली बार वो भूत हमें कुंभलगढ़ से आते हुए ट्रेन की बोगी में मिला था, तब मैंने भी उसे देखा था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अघोरानंद ने कहा, कुंभलगढ़? अघोरानंद उन तीनों को कुंभलगढ़ की कहानी सुनाता है। करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा कुंभलगढ़ तबाह हो गया था। जिस जगह पर कुंभलगढ़ किला स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर मानदास एक और नए किले का निर्माण करवा रहे थे। वहां पर एक आरशी की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व राजा मानदास इस किले के निर्माण की जगह देखने गए थे। तब उन्हें वहां एक महान आरशी की कुटिया दिखाई दी थी। उस आरशी का नाम अर्शी बालक नाथ था। राजा मानदास ने अपने नए किले के निर्माण की योजना को उन अर्शी को बताया। तब अर्शी बालक नाथ ने कहा कि आप यहां पर किले का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा मानदास ने इस बात को इतना महत्व नहीं दिया और वो कुछ ही दिनों में ये बात भूल गए। महल का निर्माण करवाने में करीब 7 साल लगे। महल करीब 7 मंजिल ऊंचा बनाया गया था, जिसके बाद उस किले की परछाई आरशी बालकनाथ की कुटिया पर पड़ने लगी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया। मानदास का नया किला बनते ही टूटकर बिखर गया। मानदास को इस तरह किला टूटने से गहरा आघात लगा। वो सदमे में चले गए। उनके सदमे में जाने से वहां के मंत्री ने ऐलान किया, जो भी मानदास को सदमे से बाहर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। पर इनाम में क्या दिया जाएगा? मंत्री बिना राजा के ये कैसे बताता, सो उसने बस इतना कह दिया, जो भी राजा को सदमे से बाहर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कुंभलगढ़ में एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम सेवड़ा था। वो राजा के महल में राजा को सदमे से बाहर लाने आया, लेकिन महल में प्रवेश करते वक्त
उसकी नजर राजा मानदास की बेटी राजकुमारी मैनावती पर पड़ गई। मैनावती बेहद खूबसूरत थी। तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर क्या पड़ी? तांत्रिक उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपना बनाने की सोचने लगा। उसने राजा मानदास को ठीक कर दिया और बदले में उनसे उनकी बेटी मैनावती का हाथ मांगा, पर राजा ने मैनावती वो उसे देने से मना कर दिया और कुछ सोने की मोहरें देकर उसे विदा कर दिया। पर तांत्रिक मैनावती को पाना चाहता था, सो उसने मैनावती पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक बार राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार गई हुई थी। उस समय तांत्रिक ने देखा कि दासियों राजकुमारी के लिए इत्र ले रही है। तब तांत्रिक एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर उनको देखने लगा और मौका मिलते ही चुपके से इत्र में काला जादू कर दिया। तांत्रिक की इस हरकत को राजकुमारी की एक विश्वासी दासी ने देख लिया और वहीं पर राजकुमारी को बता दिया। इस बात को सुनकर राजकुमारी काफी गुस्सा हुई और इत्र को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे बोतल टूट गई और इत्र पत्थर पर फैल गया। इत्र पत्थर पर गिरते ही पत्थर खिसकने लगा और तांत्रिक के पीछे जाकर तांत्रिक को कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि इस महल में निवास करने वाले सभी लोगों की मृत्यु जल्द हो जाएगी और मरे हुए व्यक्ति की आत्मा इस महल में हमेशा भटकते रहेगी। तांत्रिक की मौत के कुछ समय बाद कुंभलगढ़ और सुजानगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुंभलगढ़ के सभी लोग मारे गए। कहानी सुनाने के बाद कुछ सोचते हुए अघोरानंद ने सुरेश से कहा, तुम्हारी पत्नी बबीता के पीछे जरूर वहीं से कोई भूत पीछे पड़ गया है। भूत नवविवाहित रजस्वला स्त्री के पीछे पड़ते हैं। जरूर तुम्हारी पत्नी उस वक्त मासिक धर्म से गुजर रही होगी। सुरेश ने कहा, जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब हम दोनों वो किला देखने गए थे तब बबीता मासिक धर्म में थी। फिर सुरेश की मां डरते हुए बोली, और महाराज वो पिशाच? अघोरानंद ने कहा, तुम मुझे अपनी बहू के पास ले चलो। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये भूत और पिशाच है कौन, और ये दोनों बबीता से चाहते क्या है। आखिर ये राज क्या है जो ये तुम तीनों की मौत चाहता है बबीता के जरिए। तीनों अघोरानंद को अपने घर ले आते हैं। अघोरानंद को सुरेश अपने कमरे की तरफ ले जाता है जहां बबीता बंद थी। अघोरानंद जैसे ही गेट खोलता है, बबीता बाल बिखेरे हुए चरर रर 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 की आवाज से अपनी पूरी गर्दन मरोड़कर अघोरानंद की तरफ देखती है और मर्दाना आवाज में कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तीनों को तो मैं मार कर रहूंगा, समझा तू? अघोरानंद कहता है, पर इन तीनों से तेरी क्या दुश्मनी है जो तू इन तीनों को मारना चाहता है? और अगर इन तीनों से तेरी दुश्मनी है तो इन तीनों को मार। बबीता को क्यों ढाल बना रहा है? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? वो बबीता के शरीर से बोला, ये इसकी पत्नी है, इसका ये कसूर है, समझा तू? ये बोल बबीता के अंदर बैठा भूत जोर से अट्टहास करने लग जाता है। अघोरानंद ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं भूत पिशाचों का क्या हाल करता हूं। तुझे मैं जंजीरों से बांधकर जलाकर भस्म कर दूंगा। बबीता के अंदर बैठा भूत बोला, तू मुझे ऐसे ही जला नहीं सकता, ये बात तू भी जानता है। बबीता के अंदर बैठे भूत पर अघोरानंद एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता है। फूंक मारते ही बबीता और जोर से अघोरानंद पर फुफकारती है, जैसे कि किसी सांप ने फुफकारा हो। बबीता के अंदर बैठा भूत हवा के झोंके से कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने और खोलने लग जाता है। इससे बबीता की सांस को दरवाजे से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बबीता की सांस के बेहोश होते ही अघोरानंद बबीता के अंदर बैठे भूत पर गरजा, हरामजादे, तेरे जैसे भूत प्रेतों को तो मैं यूं चुटकी में मसल कर रख देता हूं, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये दरवाजे बजा बजा कर किसको डरा रहा है? ये ऐसे दरवाजे बजाकर किसी और को डरा जाकर, समझा कि नहीं तू? ये सुन, बबीता के अंदर बैठा भूत जोर जोर से हूं करते हुए और जोर से दरवाजे बजाने लग जाता है। सुरेश अपनी बेहोश मां को वहां से उठाकर अंदर उनके रूम में ले जाता है। अघोरानंद एक मंत्र बोलकर कमरा वापस बंद कर बाहर आ जाता है और सुरेश के पिता से कहता है, इस भूत को तो मैं भगा दूंगा, बहुत जिद्दी भूत है। ये आप लोगों की मौत क्यों चाहता है, वो भी बबीता के जरिए? ये पता लगाना पड़ेगा मुझे।
इसके लिए मुझे बबीता को अपने साथ मेरे पूजा के स्थान पर ले जाना पड़ेगा। सुरेश के पिता बोले, आपको इसे जहां ले जाना है ले जाइए महाराज, हमें इस भूत प्रेत से मुक्ति दिला दीजिए। हम तीनों का दिन रात का चयन इस भूत ने छीन लिया है। अघोरानंद ने कहा, ठीक है, मैं कल आकर इसे बांध कर ले जाता हूं। अभी मैंने एक मंत्र बोल इसे इस कमरे में बांध दिया है। आप गलती से भी ये कमरा मत खोलिएगा, नहीं तो ये भूत किसी की भी जान ले सकता है। सुरेश के पिता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम ये दरवाजा अब नहीं खोलने वाले। करीब 2 घंटे बाद बबीता की सांस को होश आता है। होश आते ही वो दर्द से चीख उठती है, क्योंकि उनकी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। उनके चीखते ही सुरेश दूसरे कमरे से भागकर अपनी मां के पास आता है और अपनी मां को ढांढस बंधाता है। इधर रात के 2 बजते ही बबीता कमरे से जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, कमरा खोलो, कमरा खोलो, मुझे इस तरह आप लोगों ने कमरे में क्यों बंद कर रखा है? सुरेश 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 कमरा खोलो, सुरेश। बबीता के इस तरह चिल्लाने से तीनों डर के मारे कांपने लग जाते हैं। करीब 3 बजे रात को बबीता के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बबीता कमरे से बाहर आ सुरेश को पुकारने लग जाती है, सुरेश, सुरेश कहां हो? वो तीनों दूसरे कमरे में दुबके हुए छुपकर बबीता को देख रहे थे, पर वो लोग बबीता के सामने नहीं आते हैं। थोड़ी देर बाद उन तीनों को बबीता नॉर्मल दिखती है तो सुरेश के पिता हिम्मत करके उसके सामने आकर कहते हैं, तुम ठीक हो बबीता? बबीता ने कहा, हाँ बाबूजी मैं ठीक हूं, क्या हुआ है मुझे? आप लोगों ने मुझे इस तरह कमरे में बंद करके क्यों रखा हुआ था? सुरेश के पिता हकलाते हुए बोले, वो बेटा तुम थोड़ी बीमार थी इसलिए कमरा बंद कर दिया था ताकि तुम चैन से सो पाओ। सुरेश के पिता के इतना कहते ही बबीता अचानक उनका गला पकड़ एक हाथ से ऊपर उठा लेती है और अट्टाहस करती हुई कहती है, मैं बीमार हूं बुढ़े, अब तेरा खून पीकर ठीक हो जाऊंगी। ये बोलते बोलते बबीता एक पिशाचनी के रूप में बदलने लग जाती है। उसके नाखून लंबे होने लग जाते हैं, उसके मुंह से 4 लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं। किसी राक्षस की भांति आंखें खूनी लाल डरावनी हो जाती है, उसके बदन की चमड़ी झूलने लग जाती है, उसका रंग अत्यधिक काला हो जाता है और वो अट्टहास करती हुई गिड़गिड़ाते हुए सुरेश के पिता के बदन में अपने लंबे दांत गड़ाकर उनका रक्त चूसने लग जाती है। आधे ही घंटे में सुरेश के पिता के शरीर का पूरा रक्त खत्म हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। सुरेश की मां ये देख फिर बेहोश हो जाती है और सुरेश की घिघी बंध जाती है। वो अपनी मां और बाबूजी को वहीं छोड़ भागकर अघोरानंद के यहाँ जाता है और बबीता कैसे उसके बाबूजी का रक्त चूस रही है बताता है। ये सुनते ही अघोरानंद को बहुत गुस्सा आता है। अघोरानंद ने कहा, मैंने कहा था उसके कमरे का दरवाजा मत खोलना, ये अब किसी की भी जान ले सकती है, पर तुम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता। अब भुगतो, क्या करने आए हो यहां? अब वो तुम्हारा खून पिएगी, समझे? जाओ यहां से। सुरेश ने कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज प्लीज, हमने उसका दरवाजा नहीं खोला महाराज। वो दरवाजा रात को 3 बजे खुद ही खुल गया था और बबीता भी उस वक्त नॉर्मल लग रही थी महाराज। अघोरानंद ने कहा, क्या कहा तुमने? उसका दरवाजा खुद ही खुल गया था, वो तुम्हारे पिता का खून पी रही थी? सुरेश ने कहा, जी महाराज, ये तो पिशाच है। ये बोलकर अघोरानंद जल्दी से सुरेश के साथ उसके घर आ जाता है। सूर्य की पहली किरण फूटते ही बबीता नॉर्मल हो जाती है और अपने ससुर के मृत शरीर के पास बैठ विलाप करने लग जाती है। अघोरानंद सुरेश के साथ उसके घर आते ही पिशाच को ललकारता है, कहाँ गया बुझदिल? मेरे आते ही भाग गया। तुझे ऐसी जगह बंद करूंगा, तू खून तो क्या पानी के लिए भी तरसेगा। सूर्य की रोशनी में तेरा बदन जलता है ना, अब तू देख, इसी सूर्य की रोशनी में मैं तुझे भस्म करूंगा, बुझदिल। सुरेश देखता है कि बबीता अपने मृत ससुर की देह के सामने बैठी विलाप कर रही है तो वो क्रोध से उबलने लग जाता है। सुरेश बबीता से गुस्से में कहता है, बाबूजी का खून पीकर अब विलाप कर रही है पिशाचनी। बबीता रोती हुई कहती है, मैंने बाबूजी को नहीं मारा, यकीन करो मेरा, कोई अपने पिता समान ससुर को मारता है क्या भला?
ये तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रहे हो? सुरेश ने कहा। अपना ड्रामा बंद कर, पिशाचनी खा गई मेरे बाबूजी को। ये बोलकर सुरेश जोर जोर से रोने लग जाता है। अघोरानंद सुरेश को चुप कराता है और उसे कहता है, तुम बबीता के मुंह मत लगो। ये सच कह रही है, इसने तुम्हारे बाबूजी को नहीं मारा है। इसके अंदर बैठे पिशाच ने तुम्हारे बाबूजी को मारा है। अब तुम रोना बंद करो और इनके क्रियाकर्म का रात होने से पहले इंतजाम करो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर अघोरानंद सुरेश से कहता है, रात होने से पहले मुझे तुम्हारी पत्नी बबीता को यहां से ले जाना पड़ेगा। सुरेश ने कहा, कहां महाराज? अघोरानंद बोला, अपने पूजा के स्थान पर। अघोरानंद सुरेश को सब बातें समझा ही रहा था कि सुरेश के पिता उठकर बैठ जाते हैं और अघोरानंद पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तू मुझे मारेगा? सुरेश के पिता की हंसी की आवाज गूंजने लग जाती है। अघोरानंद बोला, तू कितने भी शरीर बदल ले, अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। मृत आत्मा में घुसता है कपटी। ये बोलकर अघोरानंद जल्दी से एक मंत्र सुरेश के पिता में अंदर घुस गए भूत पर फूंकता है। उसके पिता वहीं खड़े खड़े गिर जाते हैं। उनके गिरते ही वो भूत बबीता के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब बबीता अट्टाहस करने लग जाती है। उसके बाल बिखर जाते हैं। वो जोर जोर से हूं 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 करने लग जाती है। तू मुझे मारेगा? ये बोलकर वो सुरेश को हवा में उछाल देती है। सुरेश धम से नीचे गिरता है तो वो सुरेश को एक बार और हवा में उछाल देती है। अघोरानंद जल्दी से उस पर एक और मंत्र फूंकता है। इस बार वो जोर जोर से रोने लग जाती है। अघोरानंद जल्दी से बबीता के हाथ पैर बांधकर फिर एक मंत्र फूंक कर कहता है, बस 5 दिन और फिर तेरा खेल खत्म, कपटी पिशाच। अघोरानंद बबीता पर मंत्र फूंक रस्सियों से बांधकर पूजा के स्थान पर ले आता है। पूजा के स्थान पर बैठते ही बबीता जोर जोर से हंसने लगती है तो कभी जोर जोर से रोने लग जाती है। अघोरानंद मंत्र के साथ अक्षत रोली उसके मुंह पर मारता है और पूछता है, बता कौन है तू और इन लोगों को मारना क्यों चाहता है? जल्दी बता, वरना इसी हवन कुंड में तुझे स्वाहा कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। मैं अच्छे अच्छे भूतों पिशाचों को उनके असली स्थान पर पहुंचा चुका हूं। अब बबीता के अंदर का भूत पिशाच जो भी था, जोर जोर से हूं 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 करते हुए अपना सिर घुमाने लग जाता है और अपनी कहानी कहने लग जाता है। मैं राजेश्वर सहाय हूं। करीब 2 साल पहले मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ कुंभलगढ़ जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था। सुरेश भी अपने 4 कमीने दोस्तों के साथ उसी ट्रेन की उसी बोगी में चढ़ा था। इन 4 कमीनों की बुरी नजर मेरी पत्नी पर थी। पहले इन 4 ने मुझसे दोस्ती की, फिर मुझे अपने साथ शराब पिलाई। फिर जब मैं बेहोश हो गया तो इन 4 ने नशे में मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। और जब इन 4 को होश आया और पुलिस का डर लगा तो इन 4 ने मिलकर मुझे और मेरी पत्नी को उस ट्रेन से नीचे फेंक दिया था और ट्रेन से फेंकते ही हम दोनों की जान निकल गई थी। मेरे अंदर बदले की अग्नि जल रही थी तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। 2 साल से मैं इसी तरह स्टेशनों पर भटक रहा हूं। अघोरानंद ने फिर बबीता के अंदर बैठे भूत पर अक्षत और रोली मंत्र के साथ उसके मुंह पर मारा। बबीता के अंदर बैठा भूत फिर हूं 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 करने लगा। अघोरानंद ने कहा, मतलब तू भूत है और यहां स्टेशनों पर भटक रहा है, फिर तू उस काली पहाड़ी पर कैसे पहुंचा? ये पिशाच कौन है? जल्दी बता, वरना अभी पाताल लोक पहुंचा दूंगा। बबीता के अंदर बैठा भूत बोला, मैं उस पिशाच के वश में हूं। उस पिशाच ने मुझे अपनी हवस मिटाने के लिए नई दुल्हनों को लाने का काम सौंप रखा है। मैं आधी रात को उठाकर बबीता को उसके पास ले जाता हूं। अघोरानंद एक मंत्र फूंक बिना देरी किए उस भूत को एक बोतल में बंद कर लेता है। पिशाच भूत के बोतल में बंद होते ही खुद ही गायब हो जाता है। इसके बाद बबीता का शरीर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ समय के बाद बबीता को होश आता है और अघोरानंद बबीता को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसके पति ने एक महिला के साथ कुकर्म किया था और उसी के पति ने अपना बदला लेने के लिए सुरेश की पत्नी यानी कि तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया है। बबीता को जब सब कुछ ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है और घर पहुंचकर
अपनी सास को सुरेश के किए हुए कुकर्म के बारे में बताती है। जब सुरेश से इस बारे में बात की जाती है तो वो अपनी पूरी गलती स्वीकार कर लेता है और पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाकी के साथियों को भी पुलिस पकड़ करके ले आती है और उन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वहीं बबीता और उसकी सास गांव वापस चले जाते हैं। तो साथियों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि काफी कम लोग हैं जो स्टोरी को आखिर तक सुनते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो अंत तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने आखिर तक स्टोरी सुनी है और आपका नाम मैं अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। और यहाँ पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा नीलम अग्रवाल जी का, जिन्होंने ये पूरी कहानी आपके लिए तैयार की है। तो चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। गीतू खंडवाल छत्तीसगढ़, मनीष तिवारी मध्य प्रदेश, मोइन नवाज बंबई, असलम मिर्जा महाराष्ट्र, स्टीव साउथ कोरिया, मनोज सेहरा दिल्ली, भूमिराज राय दार्जिलिंग, मंद्रिका नाविक यूपी, मोहम्मद सलीम लखनऊ, अशोक कुमार, अजय सिंह पंजाब, कुसुम मिश्रा छत्तीसगढ़, सालू बिहार, भोला लुधियाना, बबलू हरियाणा, लखीमा गाजियाबाद। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।